हेलो एंड वेलकम टू मिशन आईएएस। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस की और एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, कब एग्जिस्टेंस में आया, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस में उसका क्या रोल है, हम इस बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। और हम पूरा बैकग्राउंड देखेंगे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का। महाराष्ट्र में जिस तरह से तख्ता पलट हो रहा है, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, ये तीन पार्टियां जो हैं वहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रही हैं। और हम आज जानेंगे कि क्या है इनकी हिस्ट्री, क्या बैकग्राउंड है और कैसे ये सब टसल यहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ महाराष्ट्र में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who came together to form a government, and the condition is that the root of the government formation should be ethical and democratic. पार्टी का एथिकल और डेमोक्रेटिक होना हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी ज़रूरी है और गवर्नेंस के लिए भी ज़रूरी है। द ईयर वॉज 2019। महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे थे और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए। लेकिन दो मेजर पॉलिटिकल अलायंसेस थे जिनके बीच में यह प्राइमरी कॉन्टेस्ट था। फर्स्ट प्राइमरी प्री-पोल अलायंस वॉज बीजेपी एंड शिवसेना, और दूसरा प्री-पोल अलायंस था कांग्रेस एंड एनसीपी के बीच में। जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन होने वाला था, क्योंकि उन दोनों के पास इतनी सीट थी कि सरकार बनाई जा सके, जब ये होने वाला था तो शिवसेना ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने रखा और उन्होंने बताया कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में एक प्री पोल अंडरस्टैंडिंग हुई है। प्री पोल अंडरस्टैंडिंग क्या है? प्री पोल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इनिशियल 2.5 ईयर्स होंगे 5 सालों में, इनिशियल 2.5 ईयर्स के लिए जो चीफ मिनिस्टर है वो शिवसेना का होगा, और जो लास्ट के 5 ईयर होंगे उसमें चीफ मिनिस्टर बीजेपी से होगा। लेकिन इसमें पॉलिटिकल ड्रामा क्या है कि बीजेपी ने कहा कि हमारे बीच में ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और हम इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं मानते और ना ही इस तरह की अंडरस्टैंडिंग में हमारा कोई बिलीव है। ऐसी हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है शिवसेना के साथ, और श्री देवेंद्र फडणवीस हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। ये बात बीजेपी ने सबके सामने कही और उन्होंने इस अलायंस को मानने से मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टरशिप का जो रोटेशन बेसिस पे होगा उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया बीजेपी ने। और इसी बात को लेके शिवसेना और बीजेपी के बीच में अलायंस नहीं हो पाया और वो सरकार नहीं चल पाई, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने के लिए उनके पास इनफ वोट्स नहीं थे कि बिना अलायंस किए महाराष्ट्र में सरकार बन पाती। तो जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया तो गवर्नर को, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना पड़ा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, प्लीज इंपोर्ट प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 356 of the constitution talks about the president rule in the state. ग्राउंड क्या होता है प्रेसिडेंट रूल लगने का? प्रेसिडेंट रूल लगने का ग्राउंड होता है कि अगर गवर्नर को ये लगता है कि स्टेट का शासन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा, तो गवर्नर जो है स्टेट का, वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि आप हमारी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। आर्टिकल 356 को इन्वोक करके प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगाया जा सकता है।
ठीक है, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लग गया, बट सरप्राइज, एक और सरप्राइज है। सडनली थ्री पार्टीज formed the government in the state of Maharashtra, and those three parties were Shiv Sena and Congress and NCP. शिवसेना जो थी वो अपने आइडियोलॉजिकल अपोजिट के साथ, जो कि कांग्रेस और एनसीपी थी, उनके साथ सरकार बनाने के लिए राजी हो गई, और ये पॉलिटिकल ड्रामा महाराष्ट्र में चलता रहा। क्योंकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पास इनफ सीट थी सरकार बनाने के लिए, तो तीनों ने मिलकर MVA महाविकास अघड़ी का गठन किया और ये डिसाइड किया कि मिस्टर उद्धव ठाकरे पूरे 5 साल के लिए हमारे सीएम रहेंगे। लेकिन अभी ये पॉलिटिकल ड्रामा खत्म नहीं हुआ था। 23 नवंबर 2019 की मिडनाइट में गवर्नर ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया कि आप महाराष्ट्र से प्रेसिडेंट रूल हटा लीजिए, और सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ आए और ये बताया कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे और अजीत पवार, जो कि एनसीपी के हैं, वो डिप्टी सीएम के तौर पे काम करेंगे महाराष्ट्र में। बट जो एनसीपी के कुछ लीडर्स थे जो अजीत पवार के साथ आए थे, वो तो ठीक थे, बट सारे एनसीपी के लीडर्स अजीत पवार के साथ नहीं थे, और उन्होंने इस अलायंस को नहीं माना, और जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी वो जस्ट 80 आवर्स चली, और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके पास इनफ नंबर्स नहीं हो पाए। और अगेन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के जो बचे हुए लीडर्स थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपना चीफ मिनिस्टर बताते हुए ये कहा कि चीफ मिनिस्टर हमारे उद्धव ठाकरे होंगे, और उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ग्रहण कर ली। बट अगेन एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिला कि शिवसेना के कुछ लीडर्स इस अलायंस से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि हमने कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ ये चुनाव लड़ा है, हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस और एनसीपी से मैच नहीं करती, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी है वो जो बीजेपी के साथ मैच करती है, तो हमें सरकार बीजेपी के साथ ही बनानी चाहिए। इस बार शिवसेना से एकनाथ शिंदे 2/3 से ज्यादा विधायक को लेके पार्टी से चले गए, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ जो इस समय चल रहा है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, जिसमें विधायकों को एक रिजॉर्ट में बंद किया जाता है ताकि उन्हें कोई और अप्रोच ना कर पाए, उन्हें पैसे का लालच देके कोई खरीद ना पाए, और हमारे विधायक सेफली हमारे साथ रह सके। तो एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ पहले सूरत गए, फिर असम गए, फिर गोवा गए, और आखिरी में ये डिसाइड हुआ कि देवेंद्र फडणवीस सीएम और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे महाराष्ट्र के। लेकिन अगेन सरप्राइज, आखिरी में एकनाथ शिंदे सीएम की शपथ ली और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। इसके पीछे क्या पॉलिटिकल ड्रामा था ये तो बीजेपी जानती है। और बट इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है, जो ये विधायकों की खरीद फरोख्त है, हॉर्स ट्रेडिंग है, ये क्यों होती है? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हमारे लॉ पे आता है, जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि डिफेक्शन क्या होता है। देखिए, डिफेक्शन मीन्स जब आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक कोएलिशन को छोड़ के आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करते हैं फॉर द ल्योर ऑफ पावर, फॉर द ल्योर ऑफ मनी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में 300 सीट्स हैं और दो पार्टियां हैं जिनको 160 और 140 सीट्स मिली।
तो पार्टी ए जो है जिसको 160 सीट मिली हैं और पार्टी बी है जिसको 140 सीट्स मिली हैं, पार्टी ए है वो सरकार बना लेगी। बहुत सारे जो एमएलएज हैं इस पार्टी में वो मिनिस्टर भी बनेंगे, बट सारे मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तो कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होंगे जो खुश नहीं होंगे। तो पार्टी बी क्या करेगी, इन मिनिस्टर्स को अप्रोच करेगी और इन्हें बोलेगी कि आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी में आ जाइए और हम आपको मिनिस्टर बनाएंगे, पैसे देंगे और बहुत सारे अदर बेनिफिट जो आपको पार्टी ए में नहीं मिल रहे। तो ये कुछ एमएलए जो कि पार्टी ए छोड़ के पार्टी बी ज्वाइन करेंगे फॉर द ल्योर ऑफ पावर, फॉर द ल्योर ऑफ मनी, ये डिफेक्शन कहलाता है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना पैसों के लिए, पावर के लिए, ये डिफेक्शन है। और इस डिफेक्शन के चलते जो सरकारें होती हैं वो गवर्नेंस पे ध्यान न देके इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हैं कि कहीं हमारे विधायक कहीं चले ना जाएं, उन्हें कोई हमसे पैसे दे के ले ना ले, और गवर्नेंस पे ना ध्यान देके वो अपने विधायकों को सेव करने पे ध्यान देती हैं। देखिए, डिफेक्शन एक तरह का कर्ज है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, क्योंकि ये उन लोगों का ट्रस्ट ब्रेक करती है जिन्होंने आपको इलेक्ट किया है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। इसको हमें अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से हटाने की ज़रूरत है और इसी कोशिश में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। बहुत सारे केसेस हैं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्यूरियस केस है वो गयालाल जी का है। द ईयर वॉज 1966, जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया और हरियाणा में इलेक्शन होने थे 1967 में। जब हरियाणा पहली बार नया स्टेट बना तो फर्स्ट इलेक्शन जो थे वो 1967 में होने वाले थे। देयर वर 81 सीट्स इन हरियाणा, जिसमें से कांग्रेस को 48 सीट्स मिली और सीएम मिस्टर भगत दयाल शर्मा चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन हुआ क्या कि जो 12 एमएलए थे उन्होंने इनके खिलाफ रिबेल कर दिया और उन्होंने अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया और मिस्टर भगत दयाल शर्मा सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर रहे। बहुत ही एक जो उसमें से जो रिबेल में थे, उसी रिबेल में एक आदमी था जिसका नाम था गयालाल। इन्होंने अपनी पार्टी 9 घंटे में 2 बार चेंज करी। पहले ये कांग्रेस में ज्वाइन किया, इन्होंने कांग्रेस में रिजाइन करके इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट को ज्वाइन किया और उसके बाद इन्होंने वापस यूनाइटेड फ्रंट को रिजाइन करके कांग्रेस में दोबारा चले गए। पॉलिटिकल फ्रेज मिला हमें, पॉलिटिकल फ्रेज जो मिला हमें नई पॉलिटिकल सिस्टम को, दैट इज आया राम गया राम। तो जो ये आया राम गया राम का पॉलिटिकल फ्रेज है, ये हरियाणा की तरफ से हमें गिफ्ट में मिला। लेकिन ये यही नहीं रुका। अगेन इन 1979 हरियाणा केम इनटू पिक्चर। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो सीएम थे भजन लाल, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी विद 37 एमएलएज कांग्रेस के साथ मर्ज कर दी। क्यों? पैसों के लिए, पावर के लिए। देखिए, इस तरह के मर्जर्स, इस तरह की डिफेक्शंस हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत ही एक अनस्टेबिलिटी की बात है। पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, सरकारें गिर जाती हैं। बहुत सारे लीडर्स ने पार्लियामेंट में भी इन तरह की शिकायतें की हैं कि ये जो आया राम गया राम की पॉलिटिक्स है इसको बंद करना पड़ेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल को ऐड किया गया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि इस तरह के डिफेक्शंस हमें रोकने थे। और फिर भी हम ये देख रहे हैं कि आज भी इस एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन होता जा रहा है। इस तरह के मर्जर आज भी हो रहे हैं, जो कि हमने अभी देखा महाराष्ट्र के केस में भी यही हुआ कि एकनाथ शिंदे ने मोर देन 2/3 मेंबर जो थे उनकी पार्टी के, उनको वहाँ से ले गए और उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी सरकार बना ली।
देखिए बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशंस भी हैं लॉ के अंदर, और 10th शेड्यूल में ये बताया गया है, 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ में ये बताया गया है कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जहाँ पे एक एमपी और एमएलए को हम डिफेक्ट कर सकते हैं, किन किन ग्राउंड्स में उनका डिफेक्शन हो सकता है। देखिए ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में नंबर 1 जो है कि इफ एन इलेक्टेड मेंबर गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या एक मेंबर जो है पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का, एक एमपी है, एक एमएलए है, क्या उसको एक फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा अपने पार्टी लीडर को, या फिर स्पीकर को, या चेयरमैन को, या फिर किस तरह से उसकी जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी? वॉलंटरली का मतलब क्या है? देखिए वॉलंटरली का मतलब यहाँ पे ये भी है कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी की स्फीयर के बाहर ऐसे काम करते नज़र आते हैं जिससे कि पार्टी ये मान ले कि आपने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी है, आप उस पार्टी के अब मेंबर नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक पार्टी के एमपी हैं या एक पार्टी के एमएलए हैं, आप उस पार्टी की मीटिंग करने के बाद दूसरे टाइम में आप अपने अपोजिशन की पार्टी भी अपने अपोजिशन की पार्टी मीटिंग में भी जा रहे हैं, उनके प्रोपेगेंडा में जा रहे हैं, उनके आप मैनिफेस्टो में पार्ट ले रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल रैलीज़ में आप पार्ट ले रहे हैं, तो इसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टी है जिससे आप एमपी या एमएलए हैं, वो ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपने अपनी पार्टी की मेंबरशिप है वो वॉलंटरी छोड़ दी है और आपको इस ग्राउंड पे हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है व्हिप। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है, पहले हम जान लेते हैं कि ये दूसरा है क्या। If he votes or abstain from voting in the house contrary to any direction issued by his political party। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए पार्टी की अपनी एक व्हिप होती है, उस व्हिप में हम देखते हैं कि 3 टाइप हैं। पहला टाइप है 1 लाइन व्हिप, दूसरा 2 लाइन व्हिप और तीसरा 3 लाइन व्हिप। 1 लाइन व्हिप में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्शन इशू करती है कि वोटिंग होने वाली है, बस इतना बोलते हैं कि वोट होने वाला है, आप इसे वॉयलेट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। दूसरा है 2 लाइन व्हिप, जहाँ पे पार्टी आपको डायरेक्ट करती है कि वोट होगा और आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, ये भी चलेगा, आप इसको भी वॉयलेट कर सकते हैं। आप वोटिंग होगी, आप वहाँ हो या ना हो कोई बात नहीं, आप ये आपकी माफ़ की जाएगी। बट जो 3rd लाइन व्हिप है, जहाँ पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्ट करती है कि किसी मुद्दे पे वोट होगा, आपको प्रेजेंट होना होगा और साथ ही साथ आपको वोट करना पड़ेगा पार्टी लाइन पे। लाइक एग्जांपल कि फार्म लॉ है, फार्म लॉ पे वोटिंग होने वाली है, आपकी पार्टी जो है वो फार्म लॉ के सपोर्ट में है, लेकिन आप वोट करने गए और आपने फार्म लॉ के अगेंस्ट वोट कर दिया, या फिर आप अब्सटेन हो गए, आपने वोट ही नहीं किया, तो फिर पार्टी आपकी ये मान लेगी कि आपने पार्टी लाइन पे काम नहीं किया और आपको इस बिना पे पार्टी की मेंबरशिप से हटाया जाएगा, आपको डिफेक्ट दिया जाएगा। तो ये है इसकी दूसरी कंडीशन। मतलब आप 1 लाइन व्हिप और 2 लाइन व्हिप का वायलेशन कीजिए कोई बात नहीं, बट अगर 3 लाइन व्हिप का वायलेशन होता है तो आपकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और जो तीसरा है वो है कि इफ़ एनी मेंबर who is independently elected joins any political party after election। देखिए बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में जो कि इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होके आते हैं, वो किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते और उसके बाद भी वो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में इलेक्ट होके आते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं। बट अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्शन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो फिर उसकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और चौथा कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर द एंड ऑफ 6 मंथ्स, तो उसकी मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। वो 6 महीने के अंदर तो पार्टी ज्वाइन कर सकता है नॉमिनेटेड मेंबर, बट अगर 6 महीने के बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये
कुछ 4 प्रोविजंस हैं जो डिसक्वालिफिकेशन के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ में रखे गए हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला एक्सेप्शन है जो कि मैंने आपको बताया कि अगर पार्टी मर्ज होती है तो फिर इसमें पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी के मेंबर पे डिफेक्शन नहीं लगेगा। जैसे कि आपने महाराष्ट्र के केस में आपको बता चुका हूं कि मोर देन 2/3 जो मेंबर हैं पार्टी के, अगर वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर जो ओरिजिनल पार्टी है जो ज्वाइन कर रही है वो डिसक्वालीफाई नहीं होगी और ना ही कोई उनके मेंबर डिसक्वालीफाई होंगे। और जो अगला एक्सेप्शन है वो इस पे है कि मान लीजिए आप किसी पार्टी के मेंबर हैं, किसी पार्टी के आप पॉलिटिशियन हैं और मान लीजिए कि लोकसभा में जो आपकी पार्टी है उसने आपको सिलेक्ट किया है एज अ स्पीकर। तो स्पीकर बनने के बाद आप चाहें तो अपने पार्टी की जो मेंबरशिप है वो छोड़ सकते हैं। और यही सेम केस होता है एक चेयरमैन में। अगर आप किसी पार्टी से चेयरमैन बनते हैं राज्यसभा के या लेजिस्लेचर के, स्टेट लेजिस्लेचर के या स्टेट काउंसिल के, तो उसमें भी आपको ये राहत है कि आप डिसक्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। बट अगर आप स्पीकर की पोस्ट या चेयरमैन की पोस्ट छोड़ने के बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं अदर देन द पॉलिटिकल पार्टी जिसने आपको स्पीकर या चेयरमैन बनाया था या आपको सिलेक्ट किया था स्पीकर और चेयरमैन होने के लिए, अगर आप उसके अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं या आप स्पीकर और चेयरमैन के पद से हटेंगे तो फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो कुछ ये 2 ग्राउंड्स हैं जो एक्सेप्शंस हैं। पहला कि अगर आप की पार्टी जो है वो मोर देन 2/3 मेंबर्स पार्टी के हैं, अगर वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज होते हैं तो आप डिफेक्ट नहीं किए जाएंगे, ना ही आपकी मेंबरशिप कैंसिल होगी। और दूसरा कि अगर कोई पर्सन एज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन और अ स्पीकर कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रीजॉइन द पार्टी इफ ही डिमिट्स दैट पोस्ट, बट इफ ही रीजॉइन अनदर पार्टी अदर देन जो उसकी ओरिजिनल पार्टी है तो फिर वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और डिसक्वालिफिकेशन जो है, किसी मेंबर का डिसक्वालिफिकेशन करने की पावर जो दी गई है वो दी गई है स्पीकर को, चेयरमैन को, या फिर आप कह सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। बट इसमें ये चीज़ एक लूप होल भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक लूप होल इसमें ये है कि जो डिसक्वालिफिकेशन का टाइम है जिसमें स्पीकर या चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना पड़ता है कि जो डिसक्वालिफिकेशन होना है वो किस टाइम में होना है, तो उसके कोई टाइम नहीं है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। लाइक 3 months, 6 months, 1 year, कितने साल में, कितने दिनों में, कितनी इटर्निटी में किसी मेंबर का डिसक्वालिफिकेशन होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये सबसे बड़ा एक लूप होल है, एक फ्लॉज है हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ में। और इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें जल्दी से जल्दी इसमें एक और अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है और इसके अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए टाइम लिमिट सेट करने की ज़रूरत है, जिसमें उनके पास ये टाइम होना चाहिए कि वो कितने टाइम में अपना वर्डिक्ट सुनाएंगे, कितने टाइम में वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि किसी की मेंबरशिप जानी है या नहीं जानी है। सेकंड जो लूप होल है वो ये है कि अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी के फेवर में कोई ऐसा काम करता है जिससे वो डिसक्वालीफाई हो रहा हो, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है। बट अगर कोई मेंबर डिसक्वालीफाई हो रहा है और वो मेंबर जो डिसक्वालीफाई हो रहा है अगर वो पार्टी के अगेंस्ट जाके ऐसा कोई काम करता है जिससे उसकी डिसक्वालिफिकेशन हो रही है, तो स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं। तो बेसिकली पार्टी फेवर में अगर कोई काम हो रहा हो
तो स्पीकर कोई डिसीजन नहीं लेते, और पार्टी फेवर में अगर काम ना हो रहा हो, लाइक कोई, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि अपोजिशन का कोई मेंबर है, उसने अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी, और जो लीडर पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसमें आके वो ज्वाइन हो गया, तो स्पीकर जो है वो चुप हो जाते हैं, स्पीकर इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। जबकि अपोजिशन कहती रहती है कि प्लीज़ डिस्क्वालीफाई हिम, प्लीज़ डिस्क्वालीफाई हिम, ही एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उन्होंने वॉलंटरी रिज़ाइन किया है, वॉलंटरी मेंबरशिप छोड़ी है अपनी, तो स्पीकर उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। तो ये कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें हमें ठीक करने की ज़रूरत है, और ऐसे वेरियस केसेस हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इस तरह के अमेंडमेंट्स आपको लाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये सेशन, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, और प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।